नमस्कार। हिंदी साहित्य में आदिकाल का समय संवत 1000 से संवत 1375 तक माना जाता है। आदिकाल के प्रसिद्ध कवियों में चंद बरदाई का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। कहा जाता है कि चंद बरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि और घनिष्ठ मित्र थे। खोजकर्ताओं के अनुसार कवि चंद का जन्म सन 1148 में लाहौर में हुआ था और मृत्यु सन 1192 में गजनी में हुई थी। पंडित हर प्रसाद शास्त्री ने चंद बरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में भट्ट जाति में माना है। ये भी माना जाता है कि इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था और ये बलिद्य या बलिद्द नाम से भी प्रसिद्ध थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने चंद बरदाई की तुलना अंग्रेजी भाषा के कवि जेफरी चौसर से करते हुए लिखा है। इन दोनों की रचनाएं परम मनोहर थीं और वर्तमान समय के मनुष्य बिना विशेष प्रयत्न के इनकी भाषाएं समझ नहीं सकते। चंद ने आकार में चौसर से प्रायः दूनी रचना की है और उत्तमता में इन दोनों की रचनाएं प्रायः समान हैं। चौसर को जैसे अंग्रेज लोग अंग्रेजी कविता का पिता समझते हैं, वैसे ही चंद भी हिंदी का जन्मदाता कहा जा सकता है। चंद बरदाई की प्रसिद्धि का आधार उनके द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो जितना प्रसिद्ध है उतना ही विवादास्पद भी है। अनेक देशी और विदेशी विद्वानों ने इस ग्रंथ के संबंध में शोध किए हैं और इसकी प्रामाणिकता तथा अप्रामाणिकता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आरंभ में यह ग्रंथ विवादास्पद नहीं था। गारसा दतासी को भी इस पर कोई संदेह नहीं था और शुरुआत में जॉर्ज ग्रियर्सन भी इसे प्रामाणिक ही मानते थे। पृथ्वीराज रासो की प्रसिद्धि को भारत से यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय कर्नल जेम्स टॉड को है। इन्होंने इस ग्रंथ की वर्णन शैली और काव्य सौंदर्य पर रीझ कर इसके एक बड़े भाग का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस वीर काव्य के आधार पर अपना राजस्थान नामक विख्यात इतिहास ग्रंथ लिखा। कर्नल टॉड के ग्रंथ से प्रेरणा पाकर F.S. ग्राउस, जॉन बीम्स और डॉक्टर A.F. रुडोल्फ हॉर्नले जैसे विद्वान भी पृथ्वीराज रासो की ओर आकर्षित हुए और बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने कुछ विद्वानों को नियुक्त कर पृथ्वीराज रासो के प्रकाशन की तैयारी शुरू कर दी। लगभग इसी समय जोधपुर के मुरारीदान चारण और उदयपुर के कविराज श्यामल दास ने रासो की ऐतिहासिकता पर शंका प्रकट की। इसी बीच प्रोफेसर बुलर को अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान सन 1875 में जयानक नामक कवि द्वारा 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य पृथ्वीराज विजय की एक आधी अधूरी प्रति मिली। इस ग्रंथ में दिए गए तथ्य ऐतिहासिक रूप से सही पाए गए और इसकी तुलना में प्रोफेसर बुलर को पृथ्वीराज रासो और उसके रचयिता चंद बरदाई की ऐतिहासिकता और वास्तविकता पर संदेह हुआ। इन्होंने पत्र लिखकर एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किया जा रहा रासो का प्रकाशन रुकवा दिया। इस प्रकाशन के टाल दिए जाने पर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और सन 1905 में मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, बाबू राधाकृष्ण दास, कुंवर कन्हैया जू और बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा रासो का संपादन करवा के 2 भागों में प्रकाशित किया। इस ग्रंथ के प्रकाशन के बाद चंद और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के पक्ष और विरोध में अनेक विद्वानों तथा शोधकर्ताओं के तर्क वितर्क जोर पकड़ने लगे और विवाद बढ़ता चला गया। मिश्र बंधुओं ने चंद को हिंदी का आदि महाकवि और पृथ्वीराज का दरबारी माना। महामहोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री और पंडित रमाशंकर त्रिपाठी ने चंद के वंशजों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने और इसके विरोधियों को उत्तर देने के लिए गहन अध्ययन और शोध के द्वारा अनेक तर्क जुटाए। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने रासो को अनैतिहासिक ठहराते हुए पृथ्वीराज के दरबार में चंद के अस्तित्व तक पर संदेह किया और रासो को भट्ट भणंत कहकर 1543 ईस्वी के आसपास कभी रचा गया सिद्ध किया।
पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित ने रासों की एक हस्तलिखित प्रति का प्रथम समय असली पृथ्वीराज रासो नाम से सटीक प्रकाशित किया और अपने लेखों में चंद और उसकी कृति को प्रामाणिक सिद्ध करते हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा का खंडन किया। किंतु ओझा जी ने दीक्षित जी के मत का विरोध करते हुए रासों को पुनः अप्रामाणिक ही सिद्ध किया। इसी क्रम में मुनि जिन विजय ने सन 1441 में रचित पुरातन प्रबंध संग्रह नामक ग्रंथ में संकलित कवि चंद बलिद्द के 4 छप्पय खोज निकाले और स्पष्ट किया कि मूल रासों की भाषा अपभ्रंश थी। इन 4 छप्पयों में से 3 छप्पय रासों की उपलब्ध प्रतियों में भी मिलते हैं। इससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि चंद नाम का कोई कवि अवश्य था और उसने पृथ्वीराज की प्रशंसा में अवश्य ही किसी काव्य की रचना की थी। रासों के पक्ष और विरोध के इस लंबे विवाद में जोधपुर के निवासी श्री नानूराम ब्रह्म भट्ट की भी चर्चा की जाती है, जो स्वयं को चंद बरदाई का वंशज कहते हैं। इनके पास संवत 1455 की लिखी गई रासों की एक प्रतिलिपि भी है। राजस्थान में रासों की 60 से अधिक प्रतियां प्राप्त हुई हैं। वर्तमान समय में पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। प्रथम संस्करण बृहदाकार है। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी से हुआ है तथा इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने सन 1585 में लिखी गई प्रति के आधार पर रासों का संपादन कराया था। इसमें अध्यायों को सम्यऊ या समय कहा गया है और इस बृहद संस्करण में कुल 69 समय हैं तथा 16,306 छंद हैं। ये संस्करण सबसे अधिक अप्रामाणिक माना गया है, किंतु साथ साथ यही सबसे लोकप्रिय संस्करण भी है। दूसरा संस्करण मध्यम आकार का है। इसमें 7,000 छंद हैं। इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। इसमें अध्यायों को प्रस्ताव कहा गया है। मथुरा प्रसाद दीक्षित इसे प्रामाणिक मानते हैं। तीसरा लघु संस्करण 3,500 छंदों का है, जिसमें केवल 19 समय हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। इसमें अध्यायों को खंड कहा गया है। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि विद्वान इसे ही मूल रासों मानते हैं। इसमें काव्य को सर्गों या अध्यायों में विभाजित नहीं किया गया है। पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करणों को देखकर सहज ही ये प्रश्न उठता है कि इनमें से प्रामाणिक संस्करण कौन सा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। इसकी प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों के 4 वर्ग बन गए हैं। पहले वर्ग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड आदि विद्वान हैं, जो ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासों का जो संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ है वही प्रामाणिक है। दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद, राम कुमार वर्मा आदि विद्वानों का है, जो रासों को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। यद्यपि आचार्य शुक्ल इस ग्रंथ को जाली कहते हुए भी अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। तीसरे वर्ग के विद्वान मुनि जिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि हैं, जो रासों को अर्ध प्रामाणिक कहते हैं। ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद बरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका वास्तविक रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि मूल रूप में पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद में रचा गया था। इसी आधार पर द्विवेदी जी ने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन किया है और उसमें 8 सर्गों को स्थान दिया है। चौथा मत नरोत्तम दास स्वामी का है। इन्होंने सबसे अलग ये बात कही है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की थी, अर्थात इसे महाकाव्य के रूप में नहीं रचा गया था। उनके इस मत से
कि रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं था, अन्य कोई विद्वान सहमत नहीं है। जो आलोचक रासो को अप्रामाणिक रचना मानते हैं, उनके तर्क इस प्रकार हैं। रासो में उल्लिखित घटनाएं और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते। इसमें परमार, चालुक्य और चौहान क्षत्रियों को अग्निवंशी माना गया है, जबकि वे सूर्यवंशी प्रमाणित हुए हैं। पृथ्वीराज का उनके नाना अनंगपाल द्वारा गोद लिया जाना और संयोगिता, स्वयंवर आदि घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती। अनंगपाल, पृथ्वीराज तथा बीसल देव के राज्यों के संदर्भ भी अशुद्ध हैं। पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरी था, जबकि रासो में कमला बताया गया है। पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया है, जो तर्क संगत नहीं है। पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन है, जो इतिहास से मेल नहीं खाता। पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु का वर्णन भी इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। रासो में दी गई तिथियां अशुद्ध हैं। सभी तिथियों में इतिहास की तिथियों से प्रायः 90 से 100 वर्षों का अंतर है। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के तर्क भी विचारणीय हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि रासो का मूल रूप बाद में जोड़े गए अंशों में छिपा हुआ है। इस ग्रंथ की जो लघुतम प्रतियां मिली हैं, उनमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। घटनाओं में 90 से 100 वर्षों का जो अंतर है, वो संवत की भिन्नता के कारण है। इस संबंध में मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने आनंद संवत की कल्पना की है और उसके अनुसार तिथियां काफी हद तक शुद्ध सिद्ध हो जाती हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्त अक्षरों वाली अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे ये 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। रासो इतिहास ग्रंथ ना होकर काव्य रचना है, अतः उसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसके ना मिलने पर उसे अप्रामाणिक घोषित करना अनुचित है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मत भी है कि पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिन अंशों में ये शैली नहीं मिलती, उन्हें प्रक्षिप्त अथवा बाद में जोड़ा गया माना जाना चाहिए। जिन लोगों ने रासो में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखकर उसे जाली ग्रंथ माना है, उनके विरुद्ध ये तर्क दिया जाता है कि चंद लाहौर के निवासी थे, वहां उस समय तक मुसलमानों का प्रभाव पड़ चुका था, अतः उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण होना सहज है। सभी विवादों के बावजूद चंद बरदाई हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। ये भी मान्यता है कि मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को कैद करके गजनी ले जाने के बाद चंद बरदाई ने भी गजनी प्रस्थान किया था और जाने से पहले पृथ्वीराज रासो को अपने पुत्र जलहण को सौंप दिया था। जलहण ने इस ग्रंथ का बाकी हिस्सा या आखिरी 10 अध्याय रचकर इसे पूरा किया था। इस संबंध में ये पंक्ति प्रचलित है। पुस्तक जलहण हत्थ दे चली गज्जन नृपकाज। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित रासो का सबसे बृहद संस्करण लगभग 2500 पृष्ठों का है और इसमें 69 समय या अध्याय हैं। रासो में लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें कवित्त या छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या आदि प्रमुख हैं। छप्पय चंद बरदाई का प्रिय छंद है। पृथ्वीराज रासो में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है और प्रसंगानुसार अन्य रसों को भी स्थान मिला है। इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज और उनकी परंपराओं के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। रासो की भाषा के संबंध में बच्चन सिंह कहते हैं, इसमें राजस्थानी, ब्रजी, फारसी आदि के मिले हुए शब्द हैं। अपभ्रंश और अवहट्ट की चाशनी भी है। एक ही शब्द कई रूपों में लिखा गया है, जैसे शैल के लिए सैल, सयल, सैल, एक के लिए इक, इकह, इकी
आदि भाटों की विभिन्न पीढ़ियों द्वारा गाए जाने के कारण भाषागत इस अव्यवस्था का मिलना स्वाभाविक है। सब मिलाकर इसकी भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल है। पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि इसकी अनगढ़ भाषा का भी अपना स्वाद है। रासों के संबंध में कुछ विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, ये एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को विकसनशील काव्य की संज्ञा दी है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस ग्रंथ को घटना कोश कहकर पुकारा है। श्याम सुंदर दास और उदयनाथ तिवारी ने इसे विशालकाय महाकाव्य कहा है। बाबू गुलाब राय ने रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने रासो के शिल्प पर विचार करते हुए लिखा है, भाषा की कसौटी पर कसने पर और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। पृथ्वीराज रासो के 69 समयों में से कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध समय इस प्रकार हैं। रासो का पहला समय आदि पर्व सम्यऊ नाम से रचा गया है। दूसरा समय दासम सम्यऊ है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। 20वां समय पद्मावती सम्यऊ है। 57वां समय कयमास वध सम्यऊ है। ये पृथ्वीराज रासो का सबसे मार्मिक समय माना जाता है। 61वां समय कनवज्ज सम्यऊ है। ये पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय है। 65वां समय विवाह सम्यऊ है और 69वां समय महोबा युद्ध सम्यऊ है। उपरोक्त समयों के अलावा रासो का 27वां समय रेवा तट सम्यऊ नाम से रचित है और विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में रेवा तट सम्यऊ की कथा इस प्रकार है। जब देवगिरी को जीतकर पृथ्वीराज चौहान का सेनापति चामुंडराय दाहिम दिल्ली आया, तब कवियों ने महाराज का यशोगान किया। फिर चामुंडराय ने महाराज पृथ्वीराज को रेवा अथवा नर्मदा नदी के तट पर जाकर शिकार खेलने के लिए प्रेरित किया और कहा कि जिस हाथी के माथे पर भगवान शिव ने तिलक किया था और जिसका नाम ऐरावत रखकर इंद्र को सवारी के लिए दिया था, उस हाथी के पराक्रम से खुश होकर माता उमा ने उसे एक हथिनी प्रदान की थी। हाथी के इस जोड़े की ही संतान रेवा नदी के तट पर फल फूल रही है। वहां पर 4 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं। अपने मित्र और दरबारी कवि चंद बरदाई से मंत्रणा करके और कुछ शंकाओं का समाधान करके पृथ्वीराज रेवा तट की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके रेवा तट पहुंचने की सूचना गुप्तचरों द्वारा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को मिल जाती है। सूचना मिलते ही शहाबुद्दीन दल बल के साथ पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है। पृथ्वीराज शीघ्र ही मोर्चा संभालते हैं और युद्ध में गौरी की सेना को तहस नहस करके उसे बंदी बना लेते हैं। 1 महीना 3 दिन मोहम्मद गौरी को कैद में रखकर पृथ्वीराज उसे रिहा कर देते हैं और बहुत से रत्न देकर गजनी भेज देते हैं।